ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस 2 सेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फ्लूइड्स के बारे में, उसकी हाइड्रोलॉजी के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा कि फ्लूइड होता क्या है, उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, या फिर फ्लूइड कितने तरह का होता है, तो इनके बारे में हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आज के सेशन की स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड कितने तरह का होता है, उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का असर कैसे पड़ता है, आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, रियल फ्लूइड क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, या फ्लूइड के डिफरेंट टाइप्स को हम किस तरह से एक फ्लो डायग्राम के हेल्प से समझाते हैं या चार्ट के हेल्प से समझाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैपिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन होने वाला है इसमें काफी सारी चीजें होने वाली हैं विथ न्यूमेरिकल, बहुत सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है, तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके उतना फोकस करने का। ठीक है, तो जो हम लोग की स्टार्टिंग होने वाली है वो होने वाली है आपके सिंपलेस्ट टॉपिक यानी कि फ्लूइड से, कि आखिर फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, इसको हमने पढ़ा, लेकिन एक्चुअल में ये जो फ्लूइड जिसके लिए हम सब कुछ पढ़ रहे हैं वो क्या होता है। फ्लूइड का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी नॉमिनल अमाउंट में भी अगर shear स्ट्रेस लग रहा है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो ये उस shear स्ट्रेस को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अभी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ shear स्ट्रेस लग रहा है, shear स्ट्रेस लगता नहीं है, shear फोर्स अप्लाई होता है और shear फोर्स की वजह से पैदा होने वाले डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए shear स्ट्रेस पैदा होता है। लेकिन जनरल समझाने के लिए हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई अगर हल्का सा भी shear स्ट्रेस लगेगा तो वो उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। ये समझाने का तरीका है, लेकिन आपको ये चीज पता है कि स्ट्रेस एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी ना किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से ही पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे फ्लूइड के ऊपर हल्का सा भी कोई भी shear डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है तो ये shear डिस्टर्बेंस ये फ्लूइड सह नहीं पाएगा और ये कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन को शो करेगा। और कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो जो हम बोलते हैं ना कि आपका फ्लूइड बह रहा है, तो ये फ्लूइड का बहना होता क्या है, फ्लूइड का बहने का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। आपने कल पढ़ा होगा, याद होगा, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को प्रूफ कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने लेक्चर में ये चीज इस तरह का डायग्राम बनाया था जिसमें दिखाया था कि नीचे की लेयर और अपर लेयर में एंगुलर डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो रहा था। ठीक है, कि पहले पार्टिकल, दोनों पार्टिकल अपर लेयर और लोअर लेयर के पार्टिकल यहीं पे थे, फिर अपर लेयर शेयर फोर्स की वजह से आगे ट्रेवल कर रहा था और नीचे वाला इनर्शिया की वजह से अपने अंदर होने वाले चेंज का विरोध कर रहा था और ये पार्टिकल कुछ इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा था। और इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम बोलते हैं शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, डी थीटा 1, डी थीटा 2, कुछ इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मैं फ्लूइड को क्या कह सकता हूँ, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच कैन नॉट रेजिस्ट shear स्ट्रेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो इसको हम अगर डेफिनेशन वाइज यहाँ पे लिख दें ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, तो इट शोज कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन को शो करता है, ये चीज आपको जाननी है। ठीक है, और इट कैन नॉट रेजिस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ shear डिस्टर्बेंस। ठीक है, थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ shear डिस्टर्बेंस, यानी कि आप हल्का सा भी shear डिस्टर्बेंस अगर पैदा करोगे तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको जाननी है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करें कि हमेशा हर जगह जब भी हम किसी भी तरह की साइंस, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहां पे दो चीजें आती हैं, एक जो आइडियल होती हैं और एक जो रियल होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है और रियल फ्लूइड क्या होता है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा आइडियल फ्लूइड। ठीक, आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो आइडियल फ्लूइड में आइडियल प्रॉपर्टीज होंगी। इट मींस कि ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, कि इसकी डेंसिटी में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगे, आप इसे दबा नहीं सकते हो। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या हो गया, डेंसिटी बराबर कांस्टेंट। ये चीज आपको जाननी है कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी मटेरियल इनकम्प्रेसिबल है, इट मींस कि उसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ में फ्लूइड इनविस्कस होगा, यानी कि इसमें विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, अगर विस्कोसिटी नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम भाई, तो प्रॉब्लम ये है कि शेयर डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये लगातार होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और बिल्कुल भी एक लेयर को दूसरी लेयर रेसिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसा फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, इनविस्कस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि आइडियल जैसी कोई भी चीज हमारे नेचर में नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो आइडियल फ्लूइड होता है ना वो हमारा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं होता है। तो रियलिटी में होता क्या है, तो रियलिटी में होता है आपका रियल फ्लूइड। ठीक,
तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपका रियल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड क्या होता है, अगर इसके बारे में पढ़े कि रियल फ्लूइड क्या होता है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, तो एक रियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, विस्कोसिटी एग्जिस्ट। तो अगर विस्कोसिटी एग्जिस्ट करेगी तो अपर लेयर के मोशन को लोअर लेयर रेसिस्ट करेगी और इस तरह से आपको एक रेसिस्टेंस या विस्कस फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जितने भी फोर्स होते हैं, ऑल दी फ्लूइड्स, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, ऑल दी फ्लूइड्स आर रियल, ठीक है, ऑल दी फ्लूइड्स आर रियल। लेकिन रेफरेंस के लिए हम कह सकते हैं कि वाटर को हम लोग आइडियल फ्लूइड मान के चलते हैं, लेकिन देखिएगा मान के चलते हैं होता नहीं है, हम मान के चलते हैं, मानने और होने में बहुत अंतर होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा तरजाकी के कई सारे एजम्पशंस हैं, जिसमें से एक एजम्पशन है कि सॉइल शुड बी सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, लेंथ इनफाइनाइट हो, विड्थ इनफाइनाइट हो, डेप्थ लिमिटेड हो सकता है क्या ऐसा कि लेंथ इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट जैसे कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑल द फ्लूइड्स आर रियल, लेकिन हम लोग वाटर को आइडियल फ्लूइड मान सकते हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज उसकी मिलती हैं, लेकिन होता नहीं है वो। अब देखिए, अब अगर हम लोग आगे बढ़े, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। अब फ्लूइड के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर और टेम्परेचर का कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, तो हमारा जो अगला हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड के ऊपर प्रेशर का क्या असर पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी होता है और फ्लूइड का मतलब गैस भी होता है, दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को ही हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर मैं लिक्विड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो मैं कह सकता हूं नो इफेक्ट, नेग्लिजिबल होता है इसका इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस पे प्रेशर का असर होता है, और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैस की डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और अगर मैं प्रेशर को घटाऊंगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, घट जाएगी। इट मींस कि गैस के ऊपर प्रेशर का असर होता है, लेकिन लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर से हम लोग को ये चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग गैस के लिए बात करेंगे और हम लोग लिक्विड के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अगर लिक्विड की बात करूं कि लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, तो लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर का कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर का जो असर होता है वो वेरी स्मॉल होता है, या मैं कह सकता हूं कि ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग टेम्परेचर को कुछ खास कंसीडर नहीं करते हैं लिक्विड के केस में। लेकिन अगर मैं गैस के केस की बात करूंगा तो गैस के ऊपर टेम्परेचर का असर पड़ता है, और किस तरह से असर पड़ता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, गैस की जो डेंसिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा तो जो गैस की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपका फ्लूइड के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का असर होता है, जिसमें आपके लिए मैंने लिक्विड और गैस दोनों केसेस में स्टडी करके आपको बता दिया, डिस्कस करके आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला होता है वो है आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, और आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको अलग अलग तरह के पार्टिकल्स सॉरी फ्लूइड्स के बारे में बताएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर स्ट्रेस के बीच में बनाया गया है। नीचे के जो तीन लिक्विड हैं या तीन फ्लूइड हैं उसका इनिशियल यील्ड स्ट्रेस 0 होता है, जबकि ऊपर के तीन लिक्विड के लिए या फ्लूइड के लिए आपका जो इनिशियल यील्ड स्ट्रेस होता है वो कुछ अमाउंट में होता है। ये इनिशियल यील्ड स्ट्रेस क्या होता है कि इसको मूव करने के लिए कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपका टूथपेस्ट है, अगर आप टूथपेस्ट का ढक्कन खोल दीजिए और उसको पलट दीजिए तब भी टूथपेस्ट बाहर नहीं आएगा, जब तक आप उसको दबाओ ना। तो जो आप दबा रहे हो तो वो बाहर निकल रहा है, इसी को बोलते हैं इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। यानी कि ये जो तीन लिक्विड है या तीन जो फ्लूइड है, इनको फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ यील्ड स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इन तीनों को फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ यील्ड स्ट्रेस रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसी को थोड़ा वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं। जो सबसे पहला है वो है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। यहाँ सुनिएगा ज्यादा, मैं बोलूंगा थोड़ा, लिखूंगा कम, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए जगह कम है और बिना डायग्राम का समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब क्या होता है
एक ऐसा फ्लूइड जो कि न्यूटन के लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे। तो लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है न्यूटन की? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। बस सिंपल। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड जो कि न्यूटन की लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। सिंपल एज दिस, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, इसके बाद आपका आता है डायलेटेंट। ठीक है, नंबर 2 डायलेटेंट। अब यहाँ से करिएगा चीजों को फोकस, क्योंकि हो सकता है चीजें थोड़ी सी आप ऐसे हो जो आप शायद ना सुने हो, मे भी पॉसिबल है या आपका कॉन्सेप्ट से ना बना हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं कि मैं du अपॉन dy की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, और इसकी वजह से जो एपरेंट विस्कोसिटी है, क्या है एपरेंट विस्कोसिटी? एपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है भाई साहब? ठीक है, एपरेंट विस्कोसिटी मतलब कि एक ऐसी विस्कोसिटी जिसको आप यहाँ पे एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? विस्कोसिटी आपको याद होगा कि जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे जो हमारा डायनामिक विस्कोसिटी थी वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यूज किया गया था। ठीक है, तो जब आप मतलब कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू अगर क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे डायलेटेंट, और अगर घट रही है तो उसी को हम बोलेंगे स्यूडोप्लास्टिक। ठीक है, तो देखिएगा दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। नंबर 3 आपका है स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक, ठीक है, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं और उसकी वजह से एपरेंट विस्कोसिटी जो है वो घट रही है, तो उसको बोलूंगा मैं स्यूडोप्लास्टिक, और अगर बढ़ रही है तो उसको मैं बोलूंगा डायलेटेंट। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, उन एग्जांपल्स को मैं एक साथ लिख करके टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको वहां से कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ समझाने के कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि डायलेटेंट के जो एग्जांपल है वो है स्टार्च, ठीक है, या शुगर इन वाटर। अगर आप वाटर और शुगर को मिला दीजिए तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो डायलेटेंट का एग्जांपल है, या फिर स्टार्च आपका डायलेटेंट का एग्जांपल है। सिमिलरली अगर मैं स्यूडोप्लास्टिक की बात करूं तो पेंट हो गया, ठीक है, या फिर इसके अलावा ब्लड हो गया, सिरप हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब आपके स्यूडोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं। ठीक है, एवी मतलब एपरेंट विस्कोसिटी, एपरेंट विस्कोसिटी आभासी श्यानता। ठीक है, एक्चुअल में तो म्यू की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग चीजों को क्या कर रहे हैं? चीजों को थोड़ा सा वैरी कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी के लिए यहाँ पे हम एपरेंट विस्कोसिटी टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 क्या हमारा है? बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक को हम आइडल प्लास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, अभी बिंघम प्लास्टिक क्या होता है इसको आपको समझाता हूँ, देखिएगा। बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक क्या होता है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बिंघम प्लास्टिक को हम आइडल प्लास्टिक भी कह रहे हैं, तो ये चीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको जाननी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि आइडल प्लास्टिक क्या होता है, तो आइडल प्लास्टिक का ही नाम होता है आपका बिंघम प्लास्टिक, पहली चीज। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूँ कि बिंघम प्लास्टिक, अब यहाँ पे देखे होंगे कि बिंघम प्लास्टिक हो गया, चाहे थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड हो गया या फिर रियोपैक्टिक फ्लूइड हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना कि यहाँ से। तो एक इसको इनिशियल यील्ड स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ताकि वो मूव कर सके। इट मींस कि बिंघम प्लास्टिक को फ्लो करने के लिए इनिशियल यील्ड स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब तक आप इनिशियल यील्ड स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक ये बहना शुरू नहीं करेगा। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका टूथपेस्ट। ठीक है, जो टूथपेस्ट होता है वो आपका बिंघम प्लास्टिक का ही एग्जांपल होता है। नाउ नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका थिक्सोट्रॉपिक। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। ठीक है, अब अगर मैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की बात करूं तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड से आप क्या समझते हैं? चीजों को यहाँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, इधर फोकस में रखिएगा। थिक्सोट्रॉपिक क्या होता है कि अगर समय के साथ, क्या चीज? अगर समय के साथ आपके जो एपरेंट विस्कोसिटी है उस एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो? बढ़ने लगे तो उसको हम थिक्सोट्रॉपिक बोलेंगे, और अगर घटने लगे तो उसको हम रियोफैक्टिक बोलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विथ टाइम अगर एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। ठीक है, और अगर घट रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे रियोपैक्टिक फ्लूइड। रियोपैक्टिक फ्लूइड। ठीक, रियोपैक्टिक फ्लूइड में क्या होगा? रियोपैक्टिक फ्लूइड में जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, ठीक है, जैसे जैसे आपका समय बीतेगा आपकी जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो घटने लगेगी। अब इसके एग्जांपल, अब ऐसे थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा होगा, ज्यादा अच्छा होता है जब इसके एग्जांपल समझें। जैसे थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, समय बीतेगा वो गाढ़ा होने लगेगा। एपरेंट विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा? वो गाढ़ा होने लगेगा। और गाढ़ा कब होगा? जब समय बीतेगा।
ठीक है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, थिक्सोट्रोपिक का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्रिंटर की इंक। अगर आपने कभी प्रिंटर यूज किया होगा, आपने देखा होगा समय जब जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है और आपने इंक को बहुत दिन तक यूज नहीं किया है, तो इंक की प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, या फिर इंक निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी धीरे धीरे समय के साथ विस्कोसिटी इतनी बढ़ गई है कि अब वो उस पतले से नोजल से बाहर नहीं आ पा रहा है। वैसे अगर मैं रियोपेक्टिक फ्लूइड की बात करूं, तो रियोपेक्टिक फ्लूइड में क्या होता है कि आपका समय के साथ जो एपेरेंट विस्कोसिटी वो घटने लगती है। जैसे कि आपका लुब्रिकेंट, ठीक है, या जिप्सम पेस्ट, ठीक है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो समय के साथ घटने लगती है, और हल्का सा भी उसको पुश करोगे, ठीक है, आपने हल्का सा भी इनिशियल रेजिस्टेंस दे दिया, ये लगातार बहना, लगातार फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपका होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, जिसमें न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो आपके लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, स्यूडोप्लास्टिक लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो सॉरी लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, और इसके बाद फिर आपका डायलेटेंट जो होता है वो आपके जैसे जैसे आप वेलोसिटी ग्रेडिएंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका एपेरेंट विस्कोसिटी बढ़ती है, बढ़ेगी तो डायलेटेंट, घटेगी तो स्यूडोप्लास्टिक। सिमिलरली पिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक, रियोपेक्टिक, जैसे जैसे आपका समय बीतता है थिक्सोट्रोपिक और रियोपेक्टिक उसका असर पड़ता है, लेकिन पिंगम प्लास्टिक आपका आइडियल प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। शुरू के चीजों पे न्यूटन के लॉ मैटर कर रहे थे, डायलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक में आपका वेलोसिटी ग्रेडिएंट मैटर कर रहा था, पिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक और रियोपेक्टिक में आपका क्या कर रहा था, इनिशियल यील्ड डिस्टेंस मैटर कर रहा था। तो यहाँ पे डिवाइड करने का क्राइटेरिया भी अलग अलग है, लेकिन जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट है, जो कि है आपका शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडिएंट। तो इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, हर किसी के जो एग्जांपल्स है उसको मैं एक साथ लेकर के पोस्ट कर दूंगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चंस या तो इस ग्राफ से डायरेक्ट आएंगे या फिर एग्जांपल आएंगे, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कोहेजन। ठीक है, आराम से देखिए, लेक्चर को 2 बार 3 बार आप रिवाइज करिए। ठीक है, और किसी दिक्कत में कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहो तो उस चीज को मेंशन कर सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस चीज को वेल एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए कोहेजन क्या होता है। अब ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोहेजन बनता है वो कोहेसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोहेजन, हिंदी में सहसंयोजन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि वाटर के 2 ड्रॉपलेट्स हैं, तो जब 2 ड्रॉपलेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उनके बीच में आपका क्या काम कर रहा है, उनके बीच में आपका कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी वो क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कोहेजन कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उसको बोलते हैं एडहेशन। ठीक है, एडहेशन, एडिशन हिंदी क्या होती है इसकी, आसंजन। ठीक है, अब अगर मैं एडिशन की बात करूं तो इसमें क्या समझते हो, ये भी आपका अट्रैक्शन फोर्स ही है, अट्रैक्टिव फोर्स ही है। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच रखती है, बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे कि आपका वाटर और ग्लास। ठीक है, जो आपका ग्लास है उनके बीच में और जो वाटर के ड्रॉपलेट्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव, एडिशन या एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स कराएगा, और जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो काम करेगा वो एडहेसिव फोर्स होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखते होंगे कि कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं या कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि आप किसी सरफेस को भिगो पाते हैं और कुछ नहीं भिगो पाते हैं। तो जिन भी तरह के लिक्विड्स में आपका कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करेगा, वो सरफेस को भिगोएंगे नहीं, और जिसके भी बीच में आपका एडहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा वो सरफेस को भिगो देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि अगर आप किसी भी क्लीन वाटर को किसी भी क्लीन ग्लास के ऊपर फेंकते हैं, मैं क्लीन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि मैं किसी भी तरह की फॉरेन इंप्योरिटी को उसमें डालना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो किसी भी वाटर ड्रॉपलेट को अगर आप किसी क्लीन ग्लास के ऊपर फेंकोगे तो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो उस ग्लास को भिगोती है और उससे चिपक जाती है। क्यों, क्योंकि ग्लास और वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में एडहेसिव फोर्स काफी अच्छा होता है। वहीं अगर आप किसी मरकरी की ड्रॉपलेट को अगर आप फेंकते हो किसी ग्लास के ऊपर तो मरकरी उस ग्लास के साथ चिपकती नहीं है, वो उसके ऊपर मूव करने लगती है और आपको देखने को लगेगा कि मरकरी एक अलग एंटिटी की तरह बिहेव कर रही है वहां पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मरकरी होती है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उसके सामने जो एडहेसिव फोर्स है वो सप्रेस हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आपका एक टॉपिक निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन वेटिंग एंड वेटिंग फ्लूइड, यानी कि ऐसे फ्लूइड्स जो कि सरफेस को भिगो रहे हैं और ऐसे फ्लूइड्स जो कि सरफेस को नहीं भिगो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
नॉन वेटिंग फ्लूइड और वेटिंग फ्लूइड। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम चीजें इसमें वही हैं जो आप पढ़े हो, लेकिन फिर भी फोकस रखिएगा ताकि कुछ भी चीज, कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। ठीक है, देखिएगा पूरी रिकॉर्डिंग खराब करते हैं ये लोग भाव भाव करके। हाँ देखिएगा, जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। अगर नॉन वेटिंग फ्लूइड होगा तो नॉन वेटिंग फ्लूइड के केस में ना जो कोहेसिव फोर्स होगा वो आपके एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, और जो वेटिंग फ्लूइड होगा उस केस में जो कोहेसिव फोर्स होगा वो आपके एडहेसिव फोर्स से कम होगा। ठीक है, मींस कि जब आपका नॉन वेटिंग फ्लूइड बनेगा तो उसका जो बबल, उसका जो ड्रॉपलेट बनेगा वो काफी फूला हुआ बनेगा, क्योंकि उनके बीच में आपका कोहेसिव फोर्स काफी बढ़िया है। जबकि जो वेटिंग फ्लूइड बनेगा, जो वेटिंग फ्लूइड होंगे उनका जो बबल बनेगा, उनका जो ड्रॉपलेट बनेगा ना वो थोड़ा सा पिच का वो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया क्या, ये हो गया आपका कांटेक्ट पॉइंट, जहां पे आपका ड्रॉपलेट और जहां पे आपका सरफेस एक दूसरे से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट। अब मैंने क्या किया, इस कांटेक्ट पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, कुछ चलिए यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक्यूरेट डायग्राम नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे हमने भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो मैं देखूंगा कि ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल आपका θ1 मान लीजिए, ये एंगल मैं यहाँ पे θ2 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो θ1 है, क्या मैं देखा, मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो θ1 है, इस θ1 की जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से ज्यादा है, जबकि यहाँ जो θ2 है, इस θ2 की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो इसका एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जब कभी भी, अच्छा ये थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो सरफेस होता है उस सरफेस और कांटेक्ट पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल होता है। तो मैं कह सकता हूं कि थीटा यानी कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, अगर उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी तो नॉन वेटिंग फ्लूइड कहलाएगा, और अगर उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो उसको हम वेटिंग फ्लूइड बोलेंगे। नॉन वेटिंग फ्लूइड का जो बबल बनेगा, जो ड्रॉपलेट बनेगा, वो थोड़ा उभरा हुआ बनेगा और ये सरफेस को भिगोएगा नहीं, जबकि वेटिंग फ्लूइड का जो ड्रॉपलेट होगा वो पिचका हुआ बनेगा और ये सरफेस को क्या कर देगा, भिगोने लगेगा। इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया हो जाएगा मरकरी एंड ग्लास। ठीक है, जब मरकरी को ग्लास के ऊपर आप डालोगे तो मरकरी ग्लास को भिगोती नहीं है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर एंड ग्लास। जब आप वाटर को ग्लास के ऊपर गिराते हो तो वाटर की वजह से ग्लास भीग जाता है। ठीक है, तो ये आपका कोहेशन, एडेशन, नॉन वेटिंग फ्लूइड और वेटिंग फ्लूइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। अब देखिए ये सब जो टॉपिक्स हैं ये बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर मैं हम लोग एसएससी जेई के या फिर किसी भी स्टेट जेई या स्टेट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसमें एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा वैरायटी ही नहीं है इसमें। पढ़ने के लिए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पे स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम बोले कि सरफेस टेंशन आखिर होता क्या है, क्या समझते हो आप सरफेस टेंशन से, तो सरफेस टेंशन का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक लिख के समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस बाउंड्री का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, ये सरफेस बाउंड्री है, और किसके बीच की बाउंड्री है, ये लिक्विड और गैस के बीच की बाउंड्री है। किसके बीच की बाउंड्री है, लिक्विड या गैस के बीच की बाउंड्री है, या फिर दो लिक्विड के बीच की बाउंड्री है। लेकिन ये दो लिक्विड क्या है, एक दूसरे में मिल नहीं सकते हैं, इमिसिबल है। ठीक है, दोनों आपस में घुलेंगे नहीं, जैसे आपका वाटर और ऑयल। ठीक है, वाटर और ऑयल को अगर आप डालोगे ना, केरोसिन हो गया और वाटर हो गया, तो उनकी दो अलग अलग लेयर आपको दिखाई देगी। तो ये क्या है, इमिसिबल है। ठीक है, दोनों आपस में मिल नहीं सकते हैं, इनसॉल्युबल है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक सरफेस ऐसा है जो कि लिक्विड और गैस के बीच में या दो ना मिलने वाले लिक्विड के बीच में बाउंड्री सरफेस काम कर रहा है, तो ये जो बाउंड्री सरफेस होगा ना, इस बाउंड्री सरफेस पे आपको एक टेंसाइल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। टेंसाइल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है भाई साहब। ठीक है, टेंसाइल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब होती है एक झिल्ली, और टेंसाइल मतलब तनी हुई, यानी कि एक तनी हुई झिल्ली दिखती है। आपके घर में दूध होता होगा, दूध के ऊपर हमने मलाई जमती हुई देखी होगी, कुछ वैसा, एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसा ही। आप देखते होंगे कि दूध के ऊपर मलाई जम जाती है, एकदम उसका जो टेक्सचर होता है एकदम तना, आप उसको ऐसे उंगली रखोगे ना तो आपको फील होगा कि ये सरफेस में टेंशन है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही लिक्विड और गैस या दो लिक्विड जो आपस में ना मिलती है, उनके बीच में एक टेंसाइल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो टेंसाइल मेम्ब्रेन होती हैं, ये टेंसाइल मेम्ब्रेन क्यों बनती हैं, तो ये बनती है आपके सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। और बुक के टर्म में अगर इसको डेफिनेशन वाइज बोले तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पर यूनिट एरिया,
पर यूनिट एरिया सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी। तो एक तरह से आप बुकिश अगर इसकी डेफिनेशन बोलो तो ये हो सकती है, सरफेस टेंशन को मैं एच टी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसीलिए इसका जो यूनिट होता है वो बहुत पॉपुलर है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो एसआई में क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, एमकेएस में क्या हो जाएगा, केजीएफ पर मीटर, ठीक है, और सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन पर मीटर, ठीक है, सॉरी पर सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डिफाइन है, जो कि पर यूनिट एरिया सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। और यह आपके रिस्पॉन्सिबल होता है टेंसाइल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए। ये टेंसाइल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कहाँ होगी, तो ये आपके दो लिक्विड जो कि आपस में मिल नहीं सकते हैं, या लिक्विड और गैस के बीच में एक बाउंड्री सरफेस जो बनता है उस पर बनती है। ये आपका सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ड्रॉपलेट वाले क्वेश्चन, लिक्विड जेट वाले क्वेश्चन, या फिर आपका फिर बनता है कैपिलरी के क्वेश्चन, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा इनके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। डायग्राम क्या मतलब कि यहाँ पे मैं लाइन बांट दे रहा हूँ और तीनों केसेस को एक साथ समझाता हूँ, ठीक है। जब तीनों केसेस आप एक साथ समझेंगे तो फिर आप चीजों को करेक्ट कर पाओगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिएगा, एक केस, दो केस और तीन केस, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस तरह से डिवीजन कर रहे हैं, एक तरफ हम क्या पढ़ेंगे, एक तरफ पढ़ेंगे हम लिक्विड ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट के बारे में, ठीक है। एक तरफ मैं लिखूंगा लिक्विड ड्रॉपलेट के बारे में, एक तरफ मैं लिखूंगा हॉलो बबल के बारे में। हॉलो बबल जानते हैं ना, जैसे कि आपके पास खिलौना होगा जैसे आप फूकते हैं और फिर बबल बन जाता है, ठीक है। तो हॉलो बबल जो कि अंदर और बाहर जिसमें दोनों में एयर हो, ठीक है, हॉलो बबल, ठीक। और एक तरफ मैं लिखूंगा लिक्विड जेट के बारे में। लिक्विड जेट, आपने फूल में पानी कोई पाइप से डाला होगा तो वहां पे आपको एक लिक्विड जेट जैसी सुरक्षा देखने को मिलती होगी, ठीक है। लिक्विड ड्रॉपलेट मतलब पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें लिक्विड ड्रॉपलेट होती है। हॉलो बबल जैसे कि आपका जो ऐसा बबल है जिसमें अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, ठीक है। और लिक्विड जेट मतलब जैसे कि आप पानी डाल रहे हो तो आपको पाइप की फॉर्म में आपको पानी जाता हुआ दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे लिक्विड जेट, ठीक है। अब यहाँ पढ़ना क्या है, यहाँ पढ़ना है आपका जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है, ठीक है, अंदर और बाहर की जो प्रेशर इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है वो होता है आपका लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा अपॉन डी। प्रेशर इंटेंसिटी बराबर 4 सिग्मा अपॉन डी। हॉलो बबल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है आपका 8 सिग्मा अपॉन डी। सिमिलरली, और अगर मैं लिक्विड जेट के लिए बोलूंगा तो यही हो जाता है आपका P बराबर 2 सिग्मा अपॉन डी। अब यहाँ पे P क्या है, तो यहाँ पे P है आपका प्रेशर इंटेंसिटी का डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, जब किसी भी कंटेनर में किसी लिक्विड को रखा जाता है तो ये लिक्विड उस कंटेनर की दीवारों पे लगातार दबाव लगाता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। सिग्मा यहाँ पे क्या है, तो सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है, क्या है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। और डी क्या है आपका, तो डाया ऑफ ड्रॉपलेट या डाया ऑफ बबल या डाया ऑफ जेट जो बोलती है, तो यहाँ पे सिंपली डायमीटर लिख दिया हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ लिक्विड ड्रॉपलेट को, मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 4 सिग्मा अपॉन डी है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। देखिए लाइन छोटी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इन तीनों कंपैरिजन। जब तीनों कंपैरिजन करेंगे तो मैं क्या लिखता हूँ, 4 सिग्मा अपॉन डी इज टू 8 सिग्मा अपॉन डी इज टू 2 सिग्मा अपॉन डी। यानी कि तीनों के जो प्रेशर इंटेंसिटी का डिफरेंस है उन तीनों के कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 4 इज टू 8 इज टू 2, या इसी को लिख सकता हूँ 2 इज टू 4 इज टू 1। अब ये अलग तरीके से सकता है, कभी हॉलो बबल आगे हो जाए लिक्विड ड्रॉपलेट बीच में हो जाए, कभी लिक्विड ड्रॉपलेट आगे हो जाए हॉलो बबल बीच में हो जाए, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सिग्मा आपका सरफेस टेंशन, डी आपका डायमीटर और पी आपके अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है। और ये फॉर्मूला जितना पूछा जाता है, ये रिलेशन जितना पूछा जाता है, उससे ज्यादा पूछा जाता है इसके बेस न्यूमेरिकल। तो अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो देखिए जरा जरा यहाँ ध्यान से, ठीक है। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन है आपका 0.0725 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सरफेस टेंशन कितना है, 0.0725 न्यूटन पर मीटर है, ओके।
अब यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी आपकी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन कैलकुलेट डाया ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लियर कर दिया है कि जो क्वेश्चन है वो आपके वाटर ड्रॉपलेट का है। तो जब वाटर ड्रॉपलेट का क्वेश्चन है तो वहां पे मैं क्या लगाऊंगा, वहां पे लगाऊंगा प्रेशर इंटेंसिटी बराबर 4 सिग्मा अपॉन डी। मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, देखिएगा ध्यान से। प्रेशर, सबसे पहले तो प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में मैं पहले कन्वर्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 10 टू द पावर 4 बराबर 4 इंटू सिग्मा कितना है 0.0725 अपॉन डी। हमें डायमीटर ही तो निकालना है, तो यहाँ से जब मैंने डायमीटर को सॉल्व किया तो ये आ गया 0.00145 मीटर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बराबर 1.45 mm, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन किसके भी यहाँ पे निकाला मैंने वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म पे निकाला, और यहाँ पे डायमीटर आपका आ गया 1.45 mm। यहाँ पे P क्या है, P आपके इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको हम प्रेशर इंटेंसिटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन और करते हैं धीरे धीरे करेंगे तो आपको थोड़े कॉन्सेप्ट बनेंगे इसमें, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, ऑन वाटर ड्रॉपलेट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है तो इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस में रखिएगा। एक्सटर्नल प्रेशर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10.32, कितना दिया है 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे रेड कलर आ गया है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। जो डाया ऑफ ड्रॉपलेट है वो दिया हुआ 0.04 mm, ये गिवन है, ठीक है। आपको और क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस जो कि 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तो आपको निकालना है कैलकुलेट, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर है कि ये ड्रॉपलेट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है वो होता है 4 सिग्मा अपॉन डी। तो अब यहाँ पे इस जो डेफिनेशन में बाबा बोल रहा हूँ प्रेशर इंटेंसिटी का डिफरेंस, इस वर्ड का यहाँ पे यूज होगा। ये पी क्या होता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है। एक्सटर्नल प्रेशर मुझे पता है, डिफरेंस मुझे निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो इंटरनल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा, और मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा पी। पी कितना हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है 0.0725 अपॉन डी। अब डायमीटर क्या है, ये यहाँ पे जो डायमीटर है वो है आपका mm में, तो मैं पहले mm को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से जो मैं प्रेशर इंटेंसिटी निकालूंगा वो प्रेशर इंटेंसिटी कितनी आ रही है, अगर मैं देखूं ये प्रेशर इंटेंसिटी आ रही है 0.725 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक ये आया, लेट मी चेक, ये आपका आ रहा है 7.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो जब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 7.25 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -4, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 0.725 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर भी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इंटरनल प्रेशर कितना हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल यानी कि 10.32 प्लस डिफरेंस यानी कि 0.725, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया है, आंसर मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया है तो मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैंने ऐड कर दिया, सिंपल एज दिस, और कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है
इसमें यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे थोड़ा सा यूज किया है, आपको इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, ठीक है। ना अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है वो हो रहा है कैपिलैरिटी। अब देखिए कैपिलैरिटी में हम लोग ज्यादा घुस करके डेरिवेशन के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि कभी भी प्री के एग्जाम में डेरिवेशन तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन कैपिलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है इसको फील करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि ये कोई कंटेनर है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई कंटेनर है ऐसे, इस कंटेनर में मैंने वाटर को फिल कर दिया, कहां तक वाटर फिल किया, चलिए ऐसे मैंने यहां तक वाटर को फिल कर दिया है, ठीक है, ये आपका वाटर फिल है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लगा दिया, ठीक है, और ये इस बीकर का जो डाया है ना वो बहुत ही कम है, ठीक है। और आपको पता है जब भी डाया कम होता है तो क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से अब क्या होगा कि वाटर का लेवल या तो ऊपर चढ़ेगा या फिर नीचे जाएगा, दो में से कोई एक ही काम होगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये डिपेंड करता है कि एडहेसिव फोर्स डोमिनेट करेगा कि कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है। मान लेते हैं पहले हम कि एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो जब एडहेसिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, और जब वाटर का लेवल बढ़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरह से वाटर का लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो जब इस तरह से वाटर का लेवल बढ़ गया तो इस वाटर के लेवल के बढ़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी राइज। किसी वजह से अगर वाटर का लेवल घट जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ड्रॉप, ठीक है, या कैपिलरी डिप्रेशन। तो कैपिलरी या कैपिलैरिटी क्या होता है, इसका मतलब ये होता ये है कि अगर किसी भी पाइप का डायामीटर काफी कम होता है तो वहां पे सरफेस टेंशन की वजह से या तो आपका एडहेसिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो वो जो वाटर है या जो फ्लूइड है वो ऊपर राइज करेगा, और अगर कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो वो फॉल करेगा। यहाँ जो डेराइविंग फैक्टर होता है वो डेराइविंग फैक्टर क्या होता है, वो आपका सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, और इसी वजह से लिक्विड आपको फॉल या ड्रॉप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीधे फॉर्मूले पे कि कैपिलैरिटी का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं कि फॉर्मूला होता क्या है, तो यहाँ पे दो केसेस जो बनते हैं, सबसे पहले जो केस बनता है वो बनता है कैपिलरी राइज का, कैपिलरी राइज का। जब कैपिलरी राइज होगी, जैसे क्या है ये एच जो है ये कैपिलरी राइज किया और ये नीचे जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैपिलरी राइज होती है उसमें एच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो एच का फॉर्मूला सिंपल, यानी कि राइज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इनटू जी इनटू टी, ठीक है। जहां पे सिग्मा क्या है, आपका सरफेस टेंशन है, cos थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, क्या है आपका, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपका वाटर की तरह बिहेव कर रहा है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है फॉर वाटर, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वाटर के अलावा कोई और है, कोई और लिक्विड है, तो क्या होगा, वो आपका कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक, कुछ इस तरह से होगा। और फिर आप देखोगे कि आपको इस तरह से फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पे ये जो आपको एंगल मिल रहा है, ये एंगल ही क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कि थीटा है, ठीक। तो ये आपका क्या है, ये आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, जो कि आपके कैपिलरी ट्यूब में जो आपका वाटर का लेवल है उसको ऊपर खींचने का काम कर रहा है, और हमें कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है। रो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी है, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, डी आपका कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हूँ, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ वाटर के लिए, तो मैं कह सकता हूँ H बराबर क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन रो इंटू जी इंटू टी। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली अगर इसी डायग्राम को मैं चेंज कर दूं, किसके लिए, इसी डायग्राम को मैं चेंज कर दूं आपके कैपिलरी फॉल के लिए, तो क्या हो जाएगा। तो कैपिलरी फॉल का पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट जो आपका है वो है कैपिलरी फॉल, ठीक है। कैपिलरी फॉल में भी जो केस बनता है, जो फॉर्मूला बनता है वो आपका सेम बनता है, यानी कि H बराबर 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। और कैपिलरी फॉल तब देखने को मिलती है जब यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी राइज में, कैपिलरी राइज में एडहेसिव फोर्स आपका कोहेसिव फोर्स से डोमिनेट रहेगा, ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा रहेगा। जबकि जब कैपिलरी फॉल होगा तो वहां पे कोहेसिव फोर्स आपका एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, जैसे कि मरकरी, मरकरी में इसीलिए आपको कैपिलरी फॉल देखने को मिलता है, जबकि वाटर में आपको कैपिलरी राइज देखने को मिलता है। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं कि डायग्राम कैसे बनता है, तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, ठीक है। देखिएगा
कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मान लीजिए कि ये आपका ट्यूब है और इस तरह से मैंने यहाँ पे वाटर को फिल कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा और फिल कर देते हैं। एक्चुअल में वाटर जो आपका बीकर है इतना भरा हुआ है, ठीक है। बीकर में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाटर टेबल, सॉरी वाटर टेबल कह रहा हूँ, जो वाटर का लेवल है वो वाटर का लेवल आपको अपने कैपिलरी ट्यूब में गिरा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको गिरा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को और इम्प्रूव कर देता हूँ। ये आपका ऐसे दिख रहा है, ये आपका क्या है, मेनिस्कस है। और यही जो मेनिस्कस है ये आपके वाटर को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, कुछ इस तरह से इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। और जब ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो यही आपका बन रहा है क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो H है, ये H ऊपर नहीं है आपकी बात, ये H नीचे है आपकी बात, और इसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिलरी फॉल बोलेंगे। तो जब आपका कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है तो आपके जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट करते हैं, और नीचे की तरफ एक्ट करने की वजह से आप वाटर का लेवल है नीचे लगता है, ठीक है। चलिए okay. अब अगर यहाँ पे आगे बढ़े हम कि चीजों को किस तरह से हम न्यूमेरिकल में लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में अगर मैं इसी पॉइंट को पढ़ूं और इसी न्यूमेरिकल को आगे हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी करके देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ज्यादा समय तो होता नहीं है, तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करें, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में कह रहा है कि आपको निकालना है कैपिलरी राइज, ठीक है। आपको निकालना है कैपिलरी राइज फॉर वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे फ्लूइड का पूरा आइडिया है कि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो क्या है, वो वाटर है। क्वेश्चन में डायमीटर भी दिया हुआ है, वो डायमीटर आपका 2.5 mm है, यानी काफी पतली ट्यूब है। जब ट्यूब पतला होता है तभी वहाँ पे सरफेस टेंशन डोमिनेट कर भी पाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन फॉर वाटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.0725 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 0.0725 न्यूटन पर मीटर, इतना डेटा दिया हुआ है। उसके बाद आपका कह रहा है सिंपल कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आपको पता है, अभी आपने देखा कि वाटर के लिए हम लोग जो कैपिलरी राइज है उसके फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, 4 सिग्मा अपॉन रो इनटू जी इनटू टी। अब 4 है सिग्मा की वैल्यू न्यूटन पर मीटर, यानी कि ऐसा यूनिट दी है तो किसी तरह कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, जी हमेशा 9.81 होगा। डायमीटर आपका 2.5 mm में है तो इसको मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर दूंगा, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.118 मीटर, सिंपल एज दिस, ठीक है। 0.0118 मीटर। अब यही क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था, और इस पार्ट में उसने कहा था कि भाई अगर मरकरी हो तो क्या करोगे, ठीक है। तो फॉर मरकरी, अब मरकरी होगा तो वहां कैपिलरी राइज तो मिलेगा नहीं, वहां कैपिलरी फॉल मिलेगा। तो वहां पे हमें एच फॉल निकालना है कि भाई कितना फॉल होगा जब डायमीटर सेम है लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और जो आपका सरफेस टेंशन है वो चेंज जाएगा। तो जो सरफेस टेंशन है मरकरी का वो कितना है क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है आपका मरकरी का वो क्वेश्चन में गिवन है 0.52 न्यूटन पर मीटर, और साथ ही साथ में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है वो कितना है, वो आपका है 13.6। साथ ही साथ में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है मरकरी का वो भी दिया है। वैसे तो 128 डिग्री होता है लेकिन यहाँ पे 128 हो जाए 130 डिग्री दिया। याद रखिएगा मरकरी का कांटेक्ट एंगल 128 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को मरकरी के लिए सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर मरकरी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। 4 इंटू सिग्मा कितना है, सिग्मा आपका 0.52 कॉस 130 डिग्री, और 130 डिग्री निगेटिव में आएगा तो वही आपको दिखाएगा कि फॉल हो रहा है, निगेटिव साइन वही शो करेगा। अब हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दी है तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, 1000 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में, आपको डेंसिटी मिल जाएगा। डायमीटर अगेन जी आपका 9.81 और डायमीटर आपका mm में है तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है माइनस का 0.004 मीटर, और ये माइनस साइन दिखा रहा है कि कैपिलरी राइज नहीं होगा, कैपिलरी फॉल होगा। इस तरह से आपको मैंने कैपिलरिटी क्या होती है, कैपिलरी राइज क्या होता है, कैपिलरी फॉल क्या होता है, किस केस में राइज होगा किस केस में फॉल होगा, विद डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही साथ में आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। अब लास्ट के 2 टॉपिक जो बचे हैं
उसको हम लोग पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने फिजिक्स में मल्टीपल टाइम्स पढ़ा होगा, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना क्या है, वेपर प्रेशर को समझने से पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर वेपराइजेशन क्या होता है। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या है? वेपराइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो लिक्विड होता है ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा आपका गैस में, ठीक है। तो वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिक्विड किसी गैस में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग ऐसा करने के लिए करते क्या थे, हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो लिक्विड था वो गैस में क्या हो गया था, वो गैस में कन्वर्ट हो गया था। ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि वेपराइजेशन को क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी किया जा सकता है, तो हाँ, वेपराइजेशन को नॉर्मल टेम्परेचर पे भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए सराउंडिंग प्रेशर को बहुत घटा दिया जाए, ठीक है, तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर वेपराइजेशन देखने को मिलेगा। अब ये जो मैंने अभी लाइन यूज की है, इस लाइन का मतलब आपको वेपर प्रेशर समझने के बाद आएगा। तो वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे आपको लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती हुई दिखती है। अब जिस प्रेशर पर ये प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है, ये प्रोसेस देखने को मिलता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर पे कोई लिक्विड अपने वेपर में यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इट मींस कि अगर मेरे पास कोई लिक्विड अवेलेबल है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ये कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड के आसपास का जो प्रेशर है, अगर मैं उस प्रेशर को रिड्यूस कर दूं और इतना कम कर दूं कि जो आसपास का प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के बराबर या उससे भी कम हो जाए, तो मुझे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वेपराइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। पानी है वो बॉयल होता है यानी वेपराइज होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने रूम में ही ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दूं जो प्रेशर उस वाटर के वेपर प्रेशर से कम है, ठीक है। तो जब उस वाटर का जो सराउंडिंग प्रेशर है वो उससे खुद के वेपर प्रेशर से कम या उसके बराबर हो जाएगा, तो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे भी आपका वेपराइज होने लगेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है आपका वेपर प्रेशर का। यानी कि वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जिसपे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और अगर मैं सराउंडिंग प्रेशर को बहुत घटा दूंगा तो प्रेशर के घटने की वजह से आपका लिक्विड रूम टेम्परेचर पे भी कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है विच इज कैविटेशन। तो यहाँ पे फोकस करिएगा, ये थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, फोकस रहेंगे तो आसान है, हल्का सा फोकस दूर हुआ, कीबोर्ड से अपना हाथ दूर रखिएगा, ठीक है। कैविटेशन, ठीक है, कैविटेशन क्या होता है? अगर मैं कैविटेशन को आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल ये कोई आपका एक चैनल है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, ऐसा कोई एग्जैक्टली होता नहीं है, बस आपको सिंपल लैंग्वेज समझ में आया इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक कोई चैनल है, ठीक है, और इसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? लिक्विड, क्योंकि कैविटेशन है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब लिक्विड फ्लो करेगा तो लिक्विड फ्लो होते समय अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा रीजन आ जाए, क्या आ जाए, कोई ऐसा रीजन आ जाए जिस रीजन में हमारा जो प्रेशर, जो हमारा सराउंडिंग प्रेशर है, क्या है, सराउंडिंग प्रेशर, ये जो सराउंडिंग प्रेशर है ये आपका वेपर प्रेशर से क्या है, कम है। जब लिक्विड बह रहा है, लिक्विड बहने की वजह से अगर मान लीजिए कि रास्ते में लिक्विड बह रहा है और बहते हुए उसको रास्ते में कोई एक ऐसा रीजन मिल रहा है जिस रीजन का जो प्रेशर है वो उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम है, तो यहाँ पे आपको वेपराइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा, और इस लिक्विड के छोटे छोटे वेपर बबल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये वेपर बबल इसी लिक्विड के साथ आगे बढ़े, क्योंकि लिक्विड फ्लो कर रहा है तो एक साथ सारा लिक्विड तो वेपराइज होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ ये वेपर ड्रॉप्स भी आगे बढ़ेंगे, वेपर बबल भी आगे बढ़ लेंगे, और कुछ समय के बाद
ओके, थोड़ा-सा वॉइस का दिक्कत आ गया था, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था। तो कैविटेशन क्या होता है कि कोई भी लिक्विड फ्लो कर रही है किसी भी चैनल के थ्रू, किसी पाइप के थ्रू, फ्लो करने के दौरान वो किसी ऐसे क्षेत्र में, किसी ऐसे रीजन में आ जा रही है, जिस रीजन का जो प्रेशर है, वो उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम है। अब होगा क्या, जब कोई भी सराउंडिंग प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम या उसके बराबर होता है, तो आपका वेपराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चूंकि लिक्विड फ्लो कर रही है, तो सारा का सारा लिक्विड वेपराइज नहीं होगा, लेकिन लिक्विड का कुछ पार्ट वेपराइज होने लगेगा और आपको छोटे-छोटे वेपर बबल्स देखने को मिलेंगे। ये वेपर बबल्स इसी लिक्विड के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे ही वो इस लो प्रेशर रीजन को पार करेगा, फिर से हाई प्रेशर रीजन की तरफ आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? हाई प्रेशर रीजन की तरफ आ जाएगा। तब होगा क्या? अब तो वेपर प्रेशर से कम है नहीं प्रेशर, तो अब क्या होगा? ये जो वेपर बबल्स है, ये फूटने लगेंगे और जब ये फूटने लगेंगे, तो इनके फूटने की वजह से एक वेरी हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है? और जब ये वेरी हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो जिस भी पाइप में ये मूव कर रहा है, उस पाइप की दीवारों को ये नॉक करेगा और नॉक करके उसमें कैविटी का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से उन पाइप को नुकसान पहुंचता है और कैविटी बनने की वजह से ही इस प्रोसेस को हम कैविटेशन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब लिक्विड फ्लो करता है और फ्लो करते करते वो किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां का प्रेशर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम है, तो वेपर बबल का फॉर्मेशन होता है। जब ये वेपर बबल बहते बहते उस लो प्रेशर वाले एरिया को पार करके किसी हाई प्रेशर वाले एरिया में चले जाते हैं, तो ये वेपर बबल्स टूट जाते हैं और वेपर बबल्स टूटने की वजह से पाइप के दीवारों पे नॉकिंग होती है और नॉकिंग होने की वजह से उस पे कैविटी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इस प्रोसेस से कैविटी बन रही है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कैविटेशन कहते हैं। इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था। अगर आप इतना पढ़ जाते हैं, तो आप 90% क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर ले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आसान आते हैं, बहुत मुश्किल नहीं आते हैं फ्लूइड के, बशर्ते आपको टॉपिक्स पढ़े हुए होने चाहिए। जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, वो आपको जानना चाहिए। भाई कोई दिक्कत होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं।